प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 88वें मन की बात कर रहे हैं। नमस्कार। नए विषयों के साथ, नए प्रेरक उदाहरणों के साथ, नए नए संदेशों को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया हूं। जानते हैं, इस बार मुझे सबसे ज्यादा चिट्ठियां और संदेश किस विषय को लेकर मिली है। ये विषय ऐसा है जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं देश को मिले नए प्रधानमंत्री संग्रहालय की। इस 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है। इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। एक श्रोता है श्रीमान सार्थक जी। सार्थक जी गुरुग्राम में रहते हैं और पहला मौका मिलते ही वो प्रधानमंत्री संग्रहालय देख आए हैं। सार्थक जी ने नमो ऐप पर जो संदेश मुझे लिखा है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं। इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी होगी। लेकिन जब वे पीएम संग्रहालय गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं हैं। उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी। जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से उपहार में मिला था। उन्होंने शास्त्री जी की पासबुक भी देखी और यह भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी। सार्थक जी ने लिखा है कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि मोरारजी भाई देसाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गुजरात में डिप्टी कलेक्टर थे। प्रशासनिक सेवा में उनका एक लंबा कैरियर रहा था। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के विषय में वो लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वे आगे लिखते हैं, जब लैंड रिफॉर्म के विषय में वहां मैंने देखा कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रुचि लेते थे। सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब संग्रहालय में उन चीजों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे, उनके भाषणों को सुना, तो वो गर्व से भर उठे थे। सार्थक जी ने यह भी बताया कि इस संग्रहालय में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर आम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण और हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। वैसे साथियों, जब म्यूजियम के बारे में आपसे इतनी बातें हो रही हैं, तो मेरा मन किया कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूं। देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती है, आपको कितनी जानकारी है। मेरे नौजवान साथियों, आप तैयार हैं? कागज कलम हाथ में ले लिया? अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं, आप उनके उत्तर नमो ऐप या सोशल मीडिया पर #म्यूजियम क्विज के साथ शेयर कर सकते हैं और जरूर करें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सभी सवालों का जवाब जरूर दें। इससे देश भर के लोगों में म्यूजियम को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल म्यूजियम है, जहां पिछले 45 वर्षों से लोगों को
भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है। मैं आपको एक और क्लू देता हूं। आप यहां फेरी क्वीन, सलून ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स से लेकर फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव ये भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा म्यूजियम है जहां हमें बहुत ही रोचक तरीके से करेंसी का इवोल्यूशन देखने को मिलता है? यहां ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के सिक्के मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ई मनी भी मौजूद है। तीसरा सवाल, विरासत ए खालसा इस म्यूजियम से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है? पतंगबाजी में तो आप सबको बहुत आनंद आता ही होगा। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। देश का एकमात्र काइट म्यूजियम कहां है? आइए मैं आपको क्लू देता हूं। यहां जो सबसे बड़ी पतंग रखी है उसका आकार 22 गुणा 16 फीट है। कुछ ध्यान आया? नहीं तो यही एक और चीज बताता हूं। यह जिस शहर में है उसका बापू से विशेष नाता रहा है। बचपन में डाक टिकटों के संग्रह का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है? मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। गुलशन महल नाम की इमारत में कौन सा म्यूजियम है? आपके लिए क्लू ये है कि इस म्यूजियम में आप फिल्म के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, कैमरा एडिटिंग की बारीकियों को भी देख सकते हैं। अच्छा, क्या आप ऐसे किसी म्यूजियम के बारे में जानते हैं जो भारत की टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को सेलिब्रेट करता है? इस म्यूजियम में मिनिएचर पेंटिंग्स, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, बहुत कुछ है। ये अपने यूनिक डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है। साथियों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके लिए इनके उत्तर खोजना बहुत आसान है। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछे ताकि हमारी नई पीढ़ी में जिज्ञासा बढ़े, वो इनके बारे में और पढ़ें, इन्हें देखने जाएं। अब तो म्यूजियम्स के महत्व की वजह से कई लोग खुद आके आकर म्यूजियम्स के लिए काफी दान भी कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने पुराने कलेक्शन को, ऐतिहासिक चीजों को भी म्यूजियम्स को दान कर रहे हैं। आप जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप एक सांस्कृतिक पूंजी को पूरे समाज के साथ साझा करते हैं। भारत में भी लोग अब इसके लिए आगे आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी निजी प्रयासों की भी सराहना करता हूं। आज बदलते हुए समय में और कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से संग्रहालयों में नए तौर तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। म्यूजियम्स में डिजिटाइजेशन पर भी फोकस बढ़ा है। आप सब जानते हैं कि 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा। इसे देखते हुए अपने युवा साथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की मंडली के साथ किसी स्थानीय म्यूजियम को देखने जाएं। आप अपना अनुभव #म्यूजियम मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संग्रहालयों को लेकर जिज्ञासा जगेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आप अपने जीवन में बहुत से संकल्प लेते होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम भी करते होंगे साथियों। लेकिन हाल ही में मुझे एक ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था, बहुत अनोखा था। इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के श्रोताओं को जरूर शेयर करूं। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा। है ना ये दिलचस्प संकल्प। दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा
दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई, क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें। जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए, कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।